आचार्य जी, सुबह एक प्रश्न था कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द वेज इन विच वी आर कंडीशनड टू गिव हाई इम्पोर्टेंस टू ग्लॉस. हाउ डू वी ओवरकम दिस कंडीशनिंग? उससे बाहर कैसे आना है? ये देख के कि वो कंडीशनिंग आपको क्या दे रही है. ये देख के कि उससे आपको क्या मिल रहा है. या फिर बाहर कुछ ऐसा हो जो बुलाता हो. आप एक घटिया पिक्चर देखने बैठ गए हैं सिनेमा हॉल में. घटिया है पर आकर्षक है. आमतौर पे जो कुछ आकर्षक होता है घटिया ही होता है. और वो आपको बिल्कुल अपने बस में ले रही है. जो कुछ भी पर्दे पर हो रहा है, इसी को कहते हैं ना अनुकूलन, कंडीशनिंग. जो पर्दे पर चल रहा है आप वैसे ही हुए जा रहे हैं. पर्दे पर हिंसा चल रही है, आपके भीतर भी रक्तचाप बढ़ रहा है. पर्दे पर कोई कामोत्तेजक दृश्य है, आपके भीतर भी वासना उठ रही है. यही तो कहलाता है ना कि बाहर जो कुछ है आप वैसे ही होने लग गए. बाहर की कंडीशन आपकी कंडीशन बन गई. इसको ही बोलते हैं कंडीशनिंग. ये सब हुआ जा रहा है. अब ये जो आपके साथ हो रहा है ये आपके लिए नुकसानदेह है ना, पर आप इसे होने देते हैं. कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें आप इस प्रक्रिया को रोक देंगे, इस भाव को तोड़ देंगे? दो ही बातें हो सकती हैं. या तो आप थोड़ा चेत जाएं, जग जाएं कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, या फिर आपको अचानक फोन कॉल आ जाए कि बाहर आओ, तुम्हारी पिक्चर से कहीं ज्यादा जरूरी कुछ है जो बाहर है, बाहर आओ. आप पिक्चर देखते देखते जग जाएं, ये ज्ञान मार्ग है. और आप देख रहे थे एक पिक्चर, उसमें लिप्त थे, रस ले रहे थे, पर किसी बाहर वाले ने बुला लिया और आप पिक्चर वगैरह सब छोड़ के भागे, ये प्रेम मार्ग है. यही दो तरीके हैं. या तो किसी बाहर वाले के प्रेम में पड़ जाओ जो कंडीशन्ड नहीं है, और चूंकि वो कंडीशन्ड नहीं है इसीलिए बहुत सुंदर है. पर्दे पर जो कुछ है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो जो पर्दे के बाहर है, सिनेमा के ही बाहर है. और प्यार ने उसके ऐसा पकड़ा आपको कि आप सीट, पिक्चर, टिकट सब छोड़ के भागे. पॉपकॉर्न भी वहीं रख दिया, बगल वाले को दे दिया, ले तू खा ले. बाहर जा रहे हैं. या तो किसी का ऐसा प्रेम मिले आपको, या फिर अपने आप को देखिए कि रक्तचाप के मरीज हैं और दिल की धड़कन बढ़ रही है. वो पिक्चर ही ऐसी है कि वो आपका बीपी और बढ़ा रही है. ये आत्मावलोकन है कि अपने आप को देखा और कहा ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ. अब हाथ हाथ कांपने लगे हैं. पिक्चर खत्म होने से पहले ही दिल का दौरा पड़ जाएगा. इनका तो कुछ नहीं, हम मारे जाएंगे. यही दो तरीके हैं. या तो इतनी काबिलियत हो कि अपनी जिंदगी को खुद ही देख लो और समझ लो कि दुष्प्रभाव हो रहा है, या फिर कोई बाहर से बुला ले. और सोने पे सुहागा तब जब दोनों एक साथ हो जाए. खुद दिख भी रहा हो कि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है और तभी कोई बाहर से बुला भी ले और आप बिल्कुल भागो 9-2-11. कहो बस इसी कॉल का इंतजार था, हम तो तैयार ही बैठे थे, भला किया जो बुला लिया.
प्रणाम आचार्य जी। सुबह वाली एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने ना कुछ डिस्कवर किया था कि ग्लॉस और कि बचपन से ही जैसे फेकनेस तो दिखनी शुरू हो जाती है घर में, परिवार में। आए हैं सब रिश्तेदार तो एक और तरह का बिहेवियर, बाहर जाना है तो और तरह के कपड़े, ऐसी कई चीज़ें। घर में कोई आया है तो उसका वो जो शाइनिंग है, उसकी उसकी बात करने का तरीका बड़ा प्रभावित करना। तो वो उन दिनों में उसकी उसकी फेकनेस, पता नहीं, वो फेकनेस लगती नहीं थी। बड़ा प्रभावित होते थे, मेरे रिश्तेदार आते थे बाहर से तो बड़ा प्रभावित होते थे उनकी बातें सुनकर। अब रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिखता है कि वो फेकनेस थी, गंदगी थी जो उठा ली मैंने खूब सारी। अब क्वेश्चन ये आता है, आज पूछा गया था मेरे से सवाल पूछा गया था कि क्या उस वक़्त थी वो गंदगी? मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत लेट हुआ है, पर क्या उस वक़्त थी जब वो चल रहा था, एक छोटा बच्चा जिसे कुछ नहीं पता और उसको उस प्रभावों में रखा जा रहा है, क्या उसके अंदर या कोई क्षमता है देख पाने की फेकनेस को, या बिल्कुल वो लिप्त ही हो के बहुत समय के बाद उसको इंट्रोस्पेक्ट करे और देखे? छोटे बच्चे की तो मजबूरी है, वो अभी पूरी तरह जीव भी नहीं हुआ ना। अभी उसके मस्तिष्क का इतना विकास नहीं हुआ है कि उसकी चेतना चुनाव करने की स्थिति में आ सके। अभी वो वृत्तियों का पिंड है बस। वृत्ति चुनाव नहीं करती, वृत्ति तो एक ही दिशा जानती है, अपनी पूर्ति की दिशा। चुनाव की बात ही तब आती है जब एक तरफ चेतना हो और एक तरफ वृत्ति हो। अभी उसका मस्तिष्क ही इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो चुनाव करने की स्थिति में आ सके। चेतना भी बीज रूप में है कि बिल्कुल नहीं है? चेतना अभी उसकी शरीर का सहारा नहीं पा रही है। हम जिसको चेतना कहते हैं वो तो साकार सगुण चेतना ही है ना, वो आपके मस्तिष्क पर निर्भर करती है। मतलब ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे वो देख पाए कि सही है कि गलत, तो वो बच्चे का मस्तिष्क अभी उतना विकसित ही नहीं है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं। तो वो गंदगी नहीं है ना उसके लिए अभी? उसके लिए सब कुछ ही गंदगी है। उसके ऊपर आप जो कुछ भी डालेंगे उसे सोखना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, गीली मिट्टी जैसे आपने एक बार बताया। इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ब्रेन डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। इसीलिए अगर आप किसी छोटे बच्चे के अभिभावक हों तो ये काम बड़ी सतर्कता का है। दो बातों का ख्याल रखना होता है, एक तो ये कि उस पर कैसे भी प्रभाव कम से कम पड़े, और दूसरी बात उसकी चेतना जल्दी से जल्दी विकसित हो। बचा के रखना होगा। उस माहौल में जिसमें चेतना, फिर उसके पास कैपेसिटी आएगी डिसाइड करने की। और सफाई भी कम होगी। प्रभाव अगर कम दूसरे वाले पड़े होंगे तो सफाई भी कम करनी पड़ेगी। पर दूसरे वाले प्रभाव पड़ते ही रहते हैं। फिर उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस पर सफाई वाले प्रभाव भी डाले जाएं। अभिभावक का काम वास्तव में ज़मीन पर जिसे आप भगवान बोलते हैं उसके काम बराबर है। एक जीवन को गढ़ना पड़ता है। 10-12 की उम्र तक बच्चे की किस्मत समझ लीजिए 90% तय हो जाती है। किस्मत जैसे उस पर प्रभाव पड़े हैं।
और अगर दुष्प्रभाव बहुत पड़ रहे हैं तो दो तरफा नुकसान होता है। एक तो दुष्प्रभाव बहुत पड़े, दूसरे उन दुष्प्रभावों ने चेतना की ज्योति को, प्रकाश को ऐसा ढक लिया कि उन दुष्प्रभावों को हटाने वाली चेतना भी विकसित नहीं हो पाएगी। दुष्प्रभाव इतना ही नहीं करते कि स्वयं बढ़ते हैं, वो चेतना को भी खा जाते हैं। तो जब वो बढ़ते हैं तो अपने घटने का रास्ता भी बंद करते चलते हैं। फाइट बैक करने की जो कैपेसिटी है वो है। तो दो तरफा काम हुआ ना। पालन पोषण अगर ठीक हुआ है, संस्कार अगर ठीक मिले हैं, तो अध्यात्म की राह बहुत आसान हो जाती है अपेक्षतया। और अगर बुनियाद ही गड़बड़ रख दी गई है तो आत्मज्ञान, मुक्ति ये कई गुना कठिन हो जाते हैं। एक समय तो आता है ना कि बंदा कहता है बस। आवश्यक नहीं है। उस समय के आने से पहले मौत भी आ सकती है। हमें कुछ मुट्ठी भर वर्ष ही तो मिले होते हैं जीने को। कहाँ ऐसा होता है कि हर आदमी कह दे बस बहुत हुआ। इससे पहले कि आपकी आंख खुले, होश जगे, मौत भी तो आ सकती है। बहुतों के साथ होता है, वो बेहोशी की खुशी में ही जीते हैं और मर भी जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत नशा कर ले और नशे में ही उसकी मौत हो जाए। दुख कहाँ उसे अनुभव हुआ? हाँ, बस इतना हुआ कि जो उसकी संभावना थी, जो वो हो सकता था, वो नहीं हो पाया। पर आप उससे पूछेंगे कि तू दुखी है क्या? कोई दुखी का। बहुत लोग ऐसे ही मरते हैं, गहरे नशे में, बिना किसी प्रकट दुख के विदा हो जाते हैं। और उनको देख कर दूसरों को लगता है कि ये आदमी जीवन भर नशे में रहा, बेहोश रहा, पाप करता रहा, इसे कौन सी सजा मिली? मस्त जिया मस्त मरा। उसे सजा यही मिली कि वो ऐसा होकर जिया जो उसे होना नहीं चाहिए था। उसे सजा ये मिली कि वो जो हो सकता था हो नहीं पाया। न जाने कितनी सुंदरता थी उसमें जो कभी व्यक्त नहीं हुई, कितना प्रेम था उसमें जो कभी छलका नहीं, कितना बोध जो उसने कभी पाया नहीं। ये त्रासदी हुई है उसके साथ।